नमस्कार, मैं हूं पंकज भटपाल और आप देख रहे हैं फंडनामा। फंडनामा में हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी मुलाकात कराएं फंड मैनेजर्स से और समझें उनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को, उनकी फिलॉसफी को, ताकि आप और कॉन्फिडेंस के साथ उन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकें। तो इसी कड़ी में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की फंड मैनेजर मीनाक्षी डावर जी से। मीनाक्षी जी हाईली क्वालिफाइड और बहुत टैलेंटेड हैं और उनका फंड मैनेजमेंट का काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। तो मीनाक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद पंकज जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इस शो पे बुलाया और अपॉर्चुनिटी दी डिस्कस करने के लिए। मीनाक्षी जी, पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच, आपकी फिलॉसफी क्या है और किस तरह से आप फंड्स को मैनेज करती हैं? देखिए, करंटली अगर मैं एक स्पेसिफिक फ़ंड की बात करूं तो फ्लेक्सी कैप फ़ंड, इसमें क्या है, इस फंड में कोई एकदम स्ट्रॉन्ग एंकरिंग नहीं है। जा आप दूसरी कैटेगरीज देखिए तो वहाँ पे कुछ ना कुछ डिफाइंड रहता है कि लार्ज कैप फंड है तो वो सिर्फ लार्ज कैप टॉप 100 कंपनीज में ही मोस्टली इन्वेस्ट करेगा। स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप यूनिवर्स में इन्वेस्ट करेगा। तो वहाँ पे मे बी स्टाइल समझना उतना क्रिटिकल नहीं है जितना मेरे हिसाब से इस कैटेगरी में इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि फ़ंड का एंकरिंग क्या है। ओके। क्योंकि इस फंड में आपके पास लिबर्टी है कि आप अक्रॉस मार्केट कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओके। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल बिल्कुल। कैप में। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप कैसे बाइफरकेट करते हैं कि आपको किस तरीके की कंपनीज लार्ज कैप में इन्वेस्ट करनी है, किस तरीके की कंपनीज मिड कैप, स्मॉल कैप में करनी है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है जो आजकल रेलेवेंट हो गया है कि स्टाइल ऑफ फंड क्या है, जैसा आपने बोला, राइट। जैसे एक तरीका होता है स्टाइल समझने का कि ग्रोथ बायस है फंड में कि वैल्यू बायस है फंड में। तो बिकॉज हमारी इंडस्ट्री अब धीरे धीरे मैच्योर हो रही है, राइट। वी आर ऑलरेडी क्वाइट लार्ज इन साइज एंड हम ऑलरेडी मैच्योरिटी कर्व पे ऊपर आ चुके हैं। तो बहुत सारे फंड हाउसेस में वो स्टाइल थोड़ा सा आइडेंटिफाई होने लगा है कि ये वाले फंड मैनेजर का ये स्टाइल है, वो इस तरीके की कंपनीज पिक करते हैं, जो कि मे बी पहले उतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हुआ करता था क्योंकि इन्वेस्टर की समझ भी उतनी नहीं थी और मार्केट भी डेवलप हो रहा था। तो हमारे फंड में हमारा फर्स्ट क्लियर फोकस रहता है कि हम एक बैलेंस्ड फंड क्रिएट करें। ओके। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एक तरीके का स्टाइल या एक तरीके की कंपनीज को पिक ना करें, क्योंकि क्या मार्केट में स्टाइल रोटेशन एक होता रहता है ओके। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद। और क्योंकि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम चाहते हैं कि ओवर साइकिल्स उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिले हमारे फंड के थ्रू। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि हम बहुत ज़्यादा रिस्क लेके रिटर्न जनरेट करें। हमारे लिए रिटर्न जनरेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट हमारे लिए रिस्क मैनेजमेंट भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमारे जो ड्रॉ डाउन पीरियड है वो भी कंट्रोल रहे और हमारा फंड का जो जनरेशन है, अल्फ़ा जनरेशन जो कि हम बोलते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि वो एक अच्छा एक्सपीरियंस दे हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। तो इस फंड में हम क्या करते हैं, हमने अच्छा मिक्स रखा है कि लार्ज कैप कितना होगा आपका, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होगा। तो इंडिया में भी अगर आप देखिए, इंडिया हमारा इज़ अ ग्रोथ इकोनॉमी, राइट, बिल्कुल। ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि नए सेक्टर्स हैं, नई कंपनीज हैं, बहुत सारा लंबा रनवे फॉर ग्रोथ है उनके पास। तो वो सब जो कंपनीज हैं वो हमें लगता है आपको बेटर आइडियाज़ मिलते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप यूनिवर्स में। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊं, अगर जैसे रिटेल सेक्टर है, अब ग्लोबली आप देखिए बहुत बड़ी बड़ी रिटेल कंपनीज हैं, वॉलमार्ट हो गया, ये सो दीज आर ऑल लार्ज कंपनीज। बट इंडिया में अगर आप देखिए तो गिन चुन के थोड़ी बहुत ही कंपनीज हैं जो उस स्केल की लार्जेस्ट कंपनीज हैं। बट जैसे इंडिया डेवलप होगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, आप देखेंगे कि इन सब सेक्टर्स में कंसोलिडेशन होगा, जो कि अभी अनऑर्गेनाइज्ड है। अगर आप देखिए रिटेलिंग, गारमेंटिंग, रिटेलिंग बहुत अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। तो जैसे जैसे मार्केट्स मैच्योर होती हैं ये सेक्टर कंसोलिडेट होते हैं और ग्रोथ होता है, जो कि ट्रेंड हमने देखा है।
तो हमारा फोकस रहता है कि इस तरीके की कंपनीज जहाँ पे लॉन्ग रनवे फॉर ग्रोथ है, सेक्टर छोटा है क्योंकि अभी इंडस्ट्री का साइज़ ही छोटा है, तो वो सब कंपनीज हम पिक करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप यूनिवर्स में से। बट अगर आप दूसरी तरफ देखिए, एक तरीके की कंपनीज होती हैं जहाँ पे स्केल एडवांटेज होता है। आप जितने बड़े होते हैं उतना ज़्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, उतने ज़्यादा आप मार्जिन्स बनाते हैं, उतनी अच्छी आपकी बैलेंस शीट होती है। तो उन सब कंपनीज में अगर आप देखिए तो इन्वेस्टर के लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहता है कि आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करें और स्मॉल कैप और मिड कैप को उन सेक्टर्स में अवॉइड करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी बैंक्स का। ठीक है, इंडिया में बैंक्स क्या हैं, छोटे बैंक्स भी हैं, बड़े बैंक्स भी हैं। बट अगर आप देखिए आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या होगा इंडस्ट्री में, हमने ऑलरेडी कंसोलिडेशन देखा। देखें, लार्जर बैंक्स का जो ग्रोथ पाथ रहा है वो सिग्निफिकेंटली बेटर रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप से। उनके बिजनेस में सिक्लिकलिटी कम रही है, उनकी बुक्स ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रही हैं, तो उनमें एडवांटेज रहा है स्केल का इन टर्म्स ऑफ जो आरओई बना पाते हैं वो लोग, उनके पास लायबिलिटी फ्रेंचाइजी अच्छी रहती है, तो उनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम रहता है। तो इन सब सेक्टर्स में आपके पास हमेशा फ़ायदेमंद होता है कि आप लार्ज कैप्स को चूज़ करें ओवर मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। तो ऐसे ही अगर आप कुछ कमोडिटाइज बिजनेसेस देखिए, उसमें क्या है, स्केल बहुत बड़ा एडवांटेज होता है क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता जाता है आपका जैसे जैसे स्केल बड़ा होता जाता है। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम है तो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा रहेगी, आप प्राइस सेटर रहते हैं मार्केट में। तो ओवर साइकिल्स आप हमेशा अच्छा करते हैं वर्सेस अ स्मॉलर कंपनी या मिड कैप कंपनी। तो अगर आप ऐसे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करें, ऐसे बाइफर्केट करके, और एक अच्छा क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाएं, तो हमारी समझ से 50 से 60% लार्ज कैप्स और 40 to 50% मिड कैप्स और स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन में आपका एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है, जो कि आप ओवर साइकिल्स प्ले कर सकते हैं। और इन्वेस्टर को वरी नहीं करना है इस बारे में कि अब लार्ज कैप आउट परफॉर्म करेगा कि मिड कैप अंडर परफॉर्म करेगा, स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म करेगा। तो अगर आपको एक कोर पोर्टफोलियो रखना है, लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहना है, तो हमने फंड को उसी तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है। आपने बहुत सारी बातें बताई इसके अंदर। मैं क्या करके कुछ और बातें आपसे जानना चाहूँगा। पहली बात है सेक्टर्स को लेकर। तो फिर अब आने वाले समय में मतलब कौन से सेक्टर्स पर आप बुलिश हैं, आपको लगता है कि बेटर परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, इंडिया तो ग्रोथ मार्केट है ही, तो हमारा डेमोग्राफिक्स तो हमारे फेवर में है ही। सो कंजम्पशन जो है वो इंडिया में कोर थीम रहेगा लंबे समय के लिए। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, कंजम्पशन सेक्टर्स हैं जो कि अभी इंडिया में अमर्ज कर रहे हैं। अभी आप जैसे QSR देखिए, QSR से मतलब है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स। वहाँ पे क्या है, अभी इंडिया में वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ मूव हो रहा है वो स्पेस। आपके पास लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ है, और जो बिजनेस इकोनॉमिक्स सेटल होने थे। देखिए, कर्व में क्या होता है, बिजनेस कर्व में इनिशियल फेजेस में आपका बिजनेस रिस्क बहुत हाई रहता है। आपको बिजनेस को एस्टैब्लिश करना होता है कि बिजनेस मॉडल क्या होगा। हम उस दौर से ऑलरेडी गुजर चुके हैं, अभी हमारा बिजनेस स्टेबलाइज हो चुका है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि लॉन्ग रनवे फॉर ग्रोथ है। तो स्ट्रक्चरली अगर आपको कंज्यूमर खेलना है तो ये सब चीज़ें जैसे QSR हो गया, रिटेल हो गया, रिटेल कैन बी इन गारमेंटिंग और इट कैन बी इन फुटवेयर, इन एनी ऑफ दीज सेगमेंट्स। तो ये सब लॉन्ग रनवे फॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमें अच्छा लगता है कंज्यूमर सेक्टर प्ले करना। 4-5 साल की बात कर रहे हैं? 4-5 साल के लिए मैं बात कर रही हूँ। एंड देयर आर कुछ सेक्टर्स हैं जो कि अभी एक ऐसे अच्छे पॉइंट पे हैं जाके सब कुछ उनके लिए फॉलिंग इन प्लेस। जैसे कि इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर है अभी करंटली, राइट, कि बहुत लंबे समय के बाद जब पूरा NPA साइकिल रिजॉल्व हो चुका है, बैलेंस शीट एकदम क्लीन है, क्रेडिट ग्रोथ आपका 16-17% पे ट्रेंड कर रहा है, तो रिस्क, बिजनेस रिस्क बहुत लो है और वैल्यूएशन रिस्क भी उतना ज़्यादा नहीं है इस समय पे। अगर आप मल्टीपल्स देखिए, इनके वैल्यूएशंस देखिए, ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत यूफोरिक में चले गए हैं या एक स्टैंडर्ड डिविएशन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अबाव देयर मीन चले गए हैं। एवरेज मल्टीपल्स पे ही ट्रेड कर रहे हैं। बिजनेस डायनेमिक्स आर फार मोर इन देयर फेवर
एंड यहाँ से अगले 2-3 साल तक, जब तक नया साइकिल ऑफ एनपीएज या कहीं पे बबल नहीं क्रिएट होता, तब तक आप वो कंपाउंडिंग कैगर स्टोरीज इन सब सेक्टर्स में प्ले कर सकते हैं। ओके, ये तो बात थी सेक्टर्स की। अब अगर बात करें मार्केट कैप्स की, हालांकि आपने कहा कि आपने इस तरह कंस्ट्रक्ट किया है कि उसमें लार्ज कैप का ज़्यादा लोकेशन है और बाकी मिड कैप स्मॉल कैप, बट क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड जो है इसकी एक ब्यूटी यही है कि आप अपने हिसाब से मार्केट कैप में बदलाव कर सकते हैं, जैसा आपको लगे उस हिसाब से आप एक्सपोजर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिलहाल तो अगर हम बात करें निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की, तो मैक्सिमम एक्सपोजर यहाँ पर, मेजर एक्सपोजर आई मीन लार्ज कैप में है, फॉलोड बाय मिड कैप एंड थोड़ा एक्सपोजर स्मॉल कैप में। नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारा अगर आप देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप एक्सपोजर मिलाकर वी आर क्लोज टू 40-45%। उसमें भी हमारा जो स्मॉल कैप एक्सपोजर्स है वो क्लोज टू 20% और अपवर्ड्स है। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि इंडिया में अगर आप हमारा बेंचमार्क कंस्ट्रक्शन देखिए फॉर एग्जांपल, उसमें क्या रहता है, आपका लगभग 80% लार्ज कैप रहता है और 20% मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स रहता है। और तो अगर हम देखें, हम ऑलरेडी उससे बहुत डिविएशन है हमारा, हम ऑलरेडी सिग्निफिकेंट अमाउंट हमारा लार्ज कैप में है। और एक बड़ा पॉइंट जो है, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फाइनेंशियल्स हैं जो ओके अभी फाइनेंशियल्स आपका इंडेक्स में ही 30-35% वेट है। और मैंने जैसे आपको बोला कि ओवर साइकिल्स आपके लिए सेंस बनता है कि आप लार्ज कैप फाइनेंशियल्स पे ज़्यादा वेट रखें वर्सेस स्मॉल कैप और मिड कैप, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिक्लिकल हो जाते हैं, आपका रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं रहता है। तो वहाँ पर अगर आप देखिए कि 30% एलोकेशन, अगर आपको 25-30% एलोकेशन वहीं करना है, देयर आर लॉट ऑफ दिस कमोडिटाइज्ड बिजनेस, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे अभी सीमेंट हो गया, मेटल्स हो गया, वहाँ पर आपके पास रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा फेवरेबल रहता है कि आप लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करें। तो उस वजह से हमारा एक्सपोजर मेजर लार्ज कैप 50-60% लार्ज कैप हो जाता है। और ये जो बॉटम्स अप आइडियाज़ होते हैं, जो कि जो इंडेक्स का पार्ट ही नहीं है किसी भी, या फिर इंडस्ट्री नहीं है, सेक्टर्स नहीं डेवलप हो रहे हैं, और हमें जो एक और तरीके के बिजनेसेस पसंद हैं इस बकेट में से, जो कि डिसरप्ट कर रहे हैं लेगेसी बिजनेसेस को, उनका बिजनेस मॉडल नया है या उनका प्रोडक्ट नया है। सो दोज आर द प्लेस दैट वी विल प्ले फ्रॉम। तो आप पसंद करते हैं इस तरह के बिजनेस को इंक्लूड करते हैं अपने पोर्टफोलियो में? हम उसको अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली इंक्लूड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास अल्फा जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं यहाँ से सब चीज़ों से। ओके, अच्छा, ये तो बात रही स्टाइल की या किस तरह के सेक्टर्स पर आप बोले, लेकिन अगर मैं बात करूँ रिस्क मैनेजमेंट की, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी पोर्टफोलियो में एक फंड मैनेजर के लिए, तो वो आप कैसे मैनेज करती हैं, उस पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए उसको। देखिए, रिस्क जो होता है, अभी देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्क। ओके, एक तो पोर्टफोलियो पे लेवल पे रिस्क रहता है कि आपने एक ही तरीके की कंपनीज खरीदी हुई हैं। ओके, जैसे कि अभी अगर आप इंडस्ट्रियल्स पे बुलिश हैं तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल्स या केपेक्स ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं। अगर आप कंजम्पशन में हैं तो क्या आपके पास बहुत ज़्यादा वो है। तो इसमें हमारा ना क्या रहता है, हमारा क्लियर फोकस रहता है कि हम वो डिविएशंस भी एक सर्टन लिमिट तक ही लेते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं लेते हैं। अब वो जो कैपिंग होती है, कॉन्स्ट्रेंट होती है, वो मल्टीपल लेवल्स पे होती है जब हम अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक लेवल होता है सेक्टर डिविएशन, जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड है कि आपकी ये कंपनीज इस सेक्टर में हैं, आपने कितना वेट लिया हुआ है, क्या आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं वर्सेस बेंचमार्क वर्सेस पीयर्स, तो आप उसको थोड़ा सा रिस्ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। सेकंड होता है कि स्टॉक लेवल आपने रिस्क बहुत तो नहीं लिया हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि आपका पूरा एक वेट एक सेक्टर का एक ही स्टॉक में है और उस स्टॉक में कुछ इवेंट हो गया, कुछ एक्सटर्नलिटीज हो गई तो आप इम्पैक्ट हो गए। तो यहाँ पे वो भी हम कंट्रोल रहते हैं कि आप जो है वेट जो है अपना कंट्रोल रखिए। अगर आप जैसे मिड कैप्स और स्मॉल कैप में से पिक कर रहे हैं तो आप 3% 4% से ऊपर वेट नहीं रखेंगे उन सब स्टॉक्स में, तो वो आप कंट्रोल करते हैं। जो और एक स्टेप अबाव है इन सब चीज़ों से, ये तो बहुत टाइम से लंबे समय से हम कर रहे हैं, मार्केट इवॉल्व हो चुका है, बट सेकंड लेवल विच हैज़ कम, जो रेलेवेंट हो गया अभी, जो आपने भी बात किया, वो स्टाइल है। जैसे
आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड ही स्टॉक्स तो नहीं है आपके पोर्टफोलियो में, बहुत सारा वैल्यू ओरिएंटेड ही स्टॉक्स तो नहीं है, बहुत ज़्यादा सिक्लिकल स्टॉक्स तो नहीं है, वो सब भी हमारे पास एटलीस्ट 8-10 पैरामीटर्स रहते हैं जो कि क्वांट पैरामीटर्स होते हैं, जो कि बिहेवियर बताते हैं स्टॉक का। वो हम पोर्टफोलियो लेवल पे कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में इस स्टाइल का कितना ज़्यादा एक्सपोजर है या कितना कम एक्सपोजर है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा डिविएटेड रहते हैं तो हम उसको करेक्ट करते हैं बाय वे ऑफ चेंजेस इन कि स्टॉक सिलेक्शन में चेंज कर दिया आपने, सेक्टर सिलेक्शन में चेंज कर दिया, तो उससे ताकि आपका रिस्क एग्रीगेट लेवल पे पोर्टफोलियो पे कंट्रोल रहता है। सेक्टर्स को लेकर आपका कुछ ऐसा कैप भी है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में मैक्सिमम एलोकेशन कितना हो सकता है? देखिए वो हम कंट्रोल करते हैं बाय वे ऑफ कि अगर जैसे कोई सेक्टर बड़ा सेक्टर है जिसका मे बी इंडेक्स में या आपके मार्केट कैप्स ऑफ द कंट्री इफ यू हैव टू कैलकुलेट, उसमें अगर 30% वेट है, जैसे फाइनेंशियल है उसका वेट ही बहुत ज़्यादा है, 35% वेट है, तो उसमें क्या है आप बोलेंगे कि आप 5% में भी ऊपर जा सकते हैं, या इफ़ यू थोड़ा सा अगर हमें अच्छा लग रहा है सेक्टर के लिए तो हम उसको बोलेंगे कि ठीक है आप 7-8% डिविएट कर लीजिए, ऊपर नीचे उससे कर लीजिए। बट अगर कोई सेक्टर बहुत छोटा ही सेक्टर है और आपको लग रहा है कि यहाँ से उस सेक्टर का बहुत अच्छा हो सकता है, तो उसमें कोई सेंस नहीं बनता कि आप उसका सेक्टर वेट कैप करिए कि बेंचमार्क में क्या वेट है। जैसे अगर आप देखिए रियल एस्टेट एक सेक्टर है फॉर एग्जांपल, अब रियल एस्टेट सेक्टर का बेंचमार्क में वेट ही नहीं है, देयर नॉट मेनी कंपनीज, क्योंकि साइकिल खराब रही, बेंचमार्क खराब हो गया। अगर आप अब उसमें फॉर एग्जांपल 5% 6% वेट लेना चाहते हैं तो हम वो वेट ले लेते हैं। तो बड़े सेक्टर में हम थोड़ा ज्यादा एंकर्ड रहते हैं, छोटे सेक्टर में फिर हम वो कॉल लेते हैं कि हम 5 से 7% डिविएट कर सकते हैं बेंचमार्क के साथ। अदरवाइज बेंचमार्क के हिसाब से तय होता है कि पोर्टफोलियो में कितना एलोकेशन उस सेक्टर का होना चाहिए। बट आपने जैसे कहा डेविएशन डिपेंड करता है, जो है जिन पे बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बोला रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट है, केमिकल्स हैं, ये सब सेक्टर्स का वेट ही नहीं है अभी हमारे बेंचमार्क में, तो इसीलिए फिर उसको बेंचमार्क से एंकर करने का कोई सेंस नहीं बनता, तो उसमें हम फिर एब्सोल्यूट कॉल लेते हैं और स्टॉक का वेट थोड़ा रिस्ट्रेन रखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि ऐसा नहीं है कि हमें कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है तो हमने एक ही स्टॉक पे पूरा 5% 10% वेट ले लिया, हम उसको कैलिब्रेटेड रखते हैं कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं आप उसको 2% से ज़्यादा हमारा रहता है कि नहीं करें, फिर बाय वे ऑफ अप्रिसिएशन अगर 3% होता है तो फिर हम वो उसका वेट धीरे धीरे रिड्यूस करते चले जाते हैं। अच्छा, आपने भी बताया वैल्यू और ग्रोथ के बारे में, इन्वेस्टमेंट स्टाइल को लेकर, अप्रोच को लेकर, तो अगर हम बात करें किसी वैल्यू फंड की तो ऑब्वियसली वहाँ पर वैल्यू स्टॉक्स ही ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर हम बाकी फंड्स की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी डिपेंड करता है फंड मैनेजर्स के ऊपर। बिल्कुल अपना अपना स्टाइल होता है और मैंने देखा है कि कुछ फंड मैनेजर्स वो वैल्यू पिकिंग को प्रायोरिटी देते हैं और कुछ ग्रोथ एट रीजनल प्राइस, वो एक ऑब्जेक्टिव होता है स्टॉक पिकिंग के लिए। तो एक तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट अप्रोच और ग्रोथ अप्रोच को, दूसरी बात आपकी पसंद क्या है या आप समय के अनुसार इसको बदलती रहती हैं, और आने वाले समय में किस तरह की अप्रोच ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है? ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, बिकॉज क्या हुआ है इंडिया में, बिकॉज हमारा मार्केट अभी डेवलप हुआ है, राइट, जो ये स्टाइल्स हैं वो भी डेवलप हुए हैं ओवर लास्ट 5-7 ईयर्स। तो क्या होता है कि इंडिया में इन्वेस्टर्स भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग इज इक्वल टू वैल्यूएशन बेस्ड इन्वेस्टिंग। उससे मेरा क्या मतलब है, वो लोग सोचते हैं, लोगों के दिमाग में सेट होता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब आप लो पी स्टॉक ले रहे हैं जिसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल कम है, बट वो वैसा नहीं होता है कहीं पर भी। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप, अगर मैं उसको थोड़ा सा पैरेलल ड्रॉ करूं फ्रॉम डेट इन्वेस्टिंग, जो कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह इवॉल्व है, जो कि ड्यूरेशन बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है, राइट, कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन एसेट्स में खेल रहे हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन एसेट्स में खेल रहे हैं। तो जब कोई ग्रोथ इन्वेस्टर होता है, ग्रोथ इन्वेस्टर का एंकर क्या रहता है कि मुझे ऐसी इंडिया ग्रोथ मार्केट है, मुझे ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो कि कंटिन्यू करेंगी ग्रो करना लंबे समय तक। तो मे बी अभी के जो कैश फ्लो वो बना रही हैं, अभी का जो उनका अर्निंग है
उस पे मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर सकती हूँ। बट क्योंकि ये ग्रोथ कंपनीज हैं जो कि ग्रो करेंगी फास्टर देन माय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मेरा जो अगर मेरा बेंचमार्क रेट ऑफ रिटर्न है, हर्डल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, बट मुझे लगता है इन कंपनीज की ग्रोथ 12% से ज़्यादा कंपाउंड कर सकती है लंबे समय तक, तो ठीक है अभी मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ उसको करंट प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे, बट बिकॉज ये कंपनीज ग्रो करती रहेंगी थोड़े लंबे समय तक मेरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो मेरा थोड़े टाइम बाद वो प्राइस जस्टिफाई होने लगेगा। तो मैं वो रिस्क अपने पोर्टफोलियो में, वो ग्रोथ इन्वेस्टर रिस्क लेता है। और जो वैल्यू इन्वेस्टर है वो क्या बोलता है कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, मुझे नहीं मालूम है 10 साल बाद 15 साल बाद किसी कंपनीज का कैश फ्लो क्या होगा, मुझे नहीं मालूम है कि बिजनेस डायनेमिक्स क्या चेंज होंगे, तो मुझे वो फ्यूचर का रिस्क नहीं लेना है अपने पोर्टफोलियो में। मेरा अभी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%, वो जस्टिफाई हो जाना चाहिए अगले 10 से 15 साल की अर्निंग्स जो है इन कंपनीज की। तो जो वैल्यू इन्वेस्टर है वो क्या बोल रहा है कि मैं बिजनेस रिस्क नहीं लूंगा, कि मैं ये रिस्क नहीं लूंगा कि 10 साल बाद ये बिजनेस सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा, 15 साल बाद कॉम्पिटिटिव डायनेमिक्स क्या होंगे, इसीलिए मैं इस तरीके की कंपनीज में ही इन्वेस्ट करूंगा। जबकि ग्रोथ इन्वेस्टर क्या बोलता है कि लंबा पैसा जो है वो मेरा बैक एंडेड बनेगा, क्योंकि ये कंपनीज ग्रो करती रहेंगी लंबे समय तक, और फिर मैं उस समय बहुत अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बहुत ज़्यादा पैसा बना लूँगा। तो मैं अभी जो है वो बिजनेस रिस्क जो है और वैल्यू रिस्क जो है, अगर आप उस पैरामीटर्स में ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए तो वो बोल रहा है कि मैं वैल्यूएशन रिस्क लेने को तैयार हूँ अपने, मतलब हाई पी है तो भी वो आपके हिसाब से वैल्यू स्टॉक हो सकता है, वैल्यूएशन रिस्क ही ले रहा है। अब जैसे मैं अब पर वो बोल रहा है कि हाई पीई है, मेरा वैल्यूएशन रिस्क है उसमें, मे बी आप बोल रहे हैं कि आप 40 पी 60 पी पे स्टॉक इन्वेस्ट कर रहे हैं, बस इसका आइडियल मल्टीपल तो 30 पी ही होना चाहिए। बट वो कहता है क्योंकि ये कंपनीज कंटिन्यूसली ग्रो करेंगी फास्टर देन द मार्केट, तो आज से 5 साल बाद इनका मल्टीपल वही होगा जो दूसरी कंपनीज का मल्टीपल होगा, बट वहाँ से मैं बहुत ज़्यादा पैसा बना सकती हूँ कंपेयर टू मेरे वैल्यू काउंटर पार्ट, बिकॉज ये जो कंपनीज हैं ये लंबे समय तक ग्रो करेंगी फास्टर देन दी अदर कंपनीज। तो ये स्टाइल क्या कहलाएगा, ग्रोथ स्टाइल या वैल्यू स्टाइल, जहाँ पर पी हाई है बट आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि ये वैल्यूएशन ठीक है आपके हिसाब से? तो वो ग्रोथ बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है कि आप हाई ड्यूरेशन में प्ले कर रहे हैं, राइट? आपका ड्यूरेशन है कि मेरी कंपनीज लंबे समय तक ग्रो करती रहेंगी और फिर मेरा जो कैश फ्लो होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा, तो मैं हाई ड्यूरेशन स्टॉक्स में प्ले कर रही हूँ। जबकि वैल्यू इन्वेस्टर जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। अब ये कंपनीज भी ऐसा नहीं है कि ये जो एक स्टाइल है वो सुपीरियर है कंपेयर टू अदर स्टाइल, वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मार्केट्स में क्या होता है, साइकिल्स होती हैं, हर चीज़ की साइकिल होती है, तो इस स्टाइल की भी साइकिल होती है। तो कौन से समय पे कौन सा स्टाइल वर्क करेगा वो भी अंडरस्टैंड करना इन्वेस्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो दोनों चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये किसी ना किसी समय पे विल डू बेटर देन द मार्केट। जैसा कि हमने देखा लास्ट 2-3 साल में वैल्यू एज अ कोविड-19 के बाद में देखा है कि कोविड-19 पे लंबे समय के बाद वैल्यू स्टाइल ने सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म किया ग्रोथ स्टॉक को। वो ऐसा क्यों हुआ वो समझना इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसा स्ट्रक्चर चेंज हो गया मार्केट का कि वैल्यू स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया ग्रोथ स्टॉक्स को? कोविड से पहले क्या था, एनवायरनमेंट था कि आपके जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी वो कम थी, राइट? आपके इन्फ्लेशन कम था, इंटरेस्ट रेट कम था। कोविड के थोड़े समय बाद तक भी वही फेज रहा, बिकॉज सब लोग चाहते थे कि ग्रोथ वापस आए, तो इंटरेस्ट रेट कंट्रोल था। बट थोड़े समय बाद क्या हुआ, वो फोकस शिफ्ट हो गया, नैरेटिव शिफ्ट हो गया फ्रॉम लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो क्या हुआ, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ने लगा। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका बढ़ने लगता है किसी भी एनवायरनमेंट में, तब क्या होता है, डेट मार्केट में क्या होता है कि आपका लॉन्ग ड्यूरेशन जो डेट होता है वो अंडर परफॉर्म करता है सिग्निफिकेंटली।
तो एक्विटीज़ में भी वैसा ही हुआ कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ा। तो जैसे मैं ग्रोथ इन्वेस्टर हूँ, पहले मैंने बोला था मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर एग्जांपल 8% है, तो ठीक है मेरा 5 साल तक मैं समझती हूँ कि मैंने ये कंपनीज में रिस्क लिया है वैल्यूएशन का, बट क्योंकि ये कंपनी ग्रो करती रहेंगी, मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है, मे बी 5-6 साल बाद वो जस्टिफाई हो जाएगा। पर मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल सडनली चेंज हो गया 8% से 12%। तो जो मेरा थ्रेशोल्ड था कि 5 साल बाद, वो थ्रेशोल्ड सडनली आने लगा कि मेरा 3 साल बाद, 2 साल बाद ही मेरा जस्टिफाई हो जाना चाहिए वो। अब वो जस्टिफाई हुआ नहीं क्योंकि कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स तो चेंज नहीं हुआ, तो देयरफॉर फिर प्राइस को करेक्ट होने पड़ा ना। तो वही हमने देखा कि ग्रोथ जो है, ग्रोथ कंपनीज हैं, उन्होंने सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म किया वैल्यू कंपनीज को जब भी आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है और यू आर इन एन एनवायरनमेंट जहाँ लिक्विडिटी कम है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। और दूसरी चीज़ जो बहुत हुआ, क्या हुआ, जब भी आपका सेक्टर रोटेशंस होते हैं मार्केट में, कि एक ही सेक्टर क्या है आपका लंबे समय तक अच्छा कर रहा है, तो क्या है इन्वेस्टर कॉम्प्लिसेंट हो जाता है और लोग उसको ज़्यादा मल्टीपल देने लगते हैं। पहले जैसे देखिए हमने वही साइकिल कंज्यूमर कंपनीज में वो साइकिल देखा, राइट, कुछ और ग्रो नहीं कर रहा था कोविड से पहले तक, वो आपके 2-3 सेक्टर्स में ही ग्रोथ आता था। तो क्या हुआ, पहले इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट था 30 PE मल्टीपल, ग्रोथ वही आपका 12-13%, 14% का ग्रोथ है, 30 PE मल्टीपल पे आप बोलते थे कि ये कंपनीज फेयर हैं। अब क्या हुआ, ग्रोथ कहीं और आ नहीं रहा था, तो लोगों ने बोला अब ये मेरा को एटलीस्ट इन कंपनीज में ग्रोथ तो मिल रहा है, ठीक है मैं इसको 35 टाइम्स मल्टीपल दे देता हूँ, मे बी मेरा ग्रोथ 11% रिटर्न ही बनेगा। तो वो चेजिंग होता रहता है एक ही स्टॉक का। तो आपने देखा वो 30 टाइम्स मल्टीपल हो गया, 40 टाइम्स, 50 टाइम्स, एज हाई एज 60-70 टाइम्स हो गया कुछ कंपनीज का। तो उस फेज में अब जब सेक्टर रोटेशन होते हैं ना, मार्केट सिक्लिकल है, इकोनॉमी भी सिक्लिकल है, कभी कोई सेक्टर अच्छा करता है फिर साइकिल रोटेट होता है, दूसरा सेक्टर अच्छा करने लगता है। तो इंडिया में भी और ग्लोबली भी हमने यही देखा, कोविड के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे जो सेक्टर्स थे जो पहले अच्छा नहीं कर रहे थे, जैसे कि इंडस्ट्रियल्स, केपेक्स रिलेटेड सेक्टर्स, हाउसिंग केपेक्स, आपकी कमोडिटीज़, वो बहुत लंबे समय बाद उन्होंने अच्छा किया। तो वो क्या हुआ, पूरा कैपिटल देन स्टार्टेड रोटेटिंग टू दीज नेम्स। देयरफॉर वो क्या हुआ, यहाँ ये जो कंपनीज थी इनका इतना डी रेटिंग हो चुका था, मल्टीपल का, PE का डी रेटिंग हो चुका था। तो जब ये कैपिटल रोटेशन स्टार्ट हुआ, देन ये इस तरीके की कंपनीज ने सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म किया। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, ऐसा नहीं होता कि एक कंपनी जो है वो हमेशा वैल्यू कंपनी ही रहेगी, या एक कंपनी है जो हमेशा ग्रोथ कंपनी ही रहेगी। वो चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन आप बिजनेस साइकिल में कहाँ हो और आपका वैल्यूएशन कहाँ है। तो इसका यूनिक एग्जांपल है, जैसे आप देखिए IT कंपनीज ने इंडिया में मल्टीपल साइकिल्स दे चुकी हैं। अभी आप कुछ स्टॉक्स हैं जो अगर आपने 2000 में इन्वेस्ट किया होता, उसका ब्रेक इवन पॉइंट अभी 2022 में आया है, जो कि लार्ज रेलेवेंट कंपनीज हैं। तो वो उस समय तो डेफिनेटली ग्रोथ कंपनी थी। तो 2000 में इन्वेस्टर क्या बोल रहा था, दैट ये कंपनी कंटिन्यू करेंगी ग्रोथ करना अबाउट द मार्केट ग्रोथ रेट फॉर अनदर 15-20 ईयर्स। दैट वाज द थॉट प्रोसेस जब इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया। फिर वही कंपनी क्या होती है, वैल्यू कंपनी बन जाती है। तो अगर आप 2017-18 में देखिए, इन कंपनीज का मल्टीपल हो गया था 11 टाइम्स, 12 टाइम्स, 13 टाइम्स मल्टीपल, ग्रोथ भी कम था। तो वहां पे इन्वेस्टर क्या बोल रहा था कि इनका ग्रोथ रेट तो बिलो मार्केट ग्रोथ रेट ही है, मालूम ही नहीं है कब तक सर्वाइव करेंगी। तो मल्टीपल भी इतना स्ट्रांगली कंप्रेस हो गया था। तो जो कंपनीज हैं, जो सेक्टर्स हैं, वो भी रोटेट करते रहते हैं इस विंडो में, कि कभी वही सेक्टर, वही कंपनी वैल्यू स्टॉक हो जाता है, कभी वो ग्रोथ स्टॉक हो जाता है। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो रिस्क मॉनिटर करना आपके पोर्टफोलियो में, कि आप जब क्योंकि ये जो रोटेशंस होती हैं तब डिफ़िकल्ट होता है इन रोटेशंस को इमीडिएटली कैच करना और इमीडिएटली करेक्ट करना। तो इसलिए वो बैलेंस रखना ऑफ स्टाइल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि आप एक ही तरीके की कंपनीज, एक ही तरीके का स्टाइल तो आपके फंड में ओवर इन्वेस्टेड नहीं है। तो ब्लेंड ऑफ वैल्यू एंड ग्रोथ। तो उसमें भी हमारा क्या रहता है, कुछ सेक्टर्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि कुछ सेक्टर्स इंडिया में जो है वो ग्रोथ सेक्टर्स हैं, राइट, तो वो आपको सस्ते नहीं मिलेंगे। अच्छा।
तो वो आप अगर चाहें कि आपको एक अच्छी कंज्यूमर कंपनी है या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनी है, वो आपको 10-12 पीई पे मिल जाए, वो नहीं नहीं मिलेगी मिलेगी। आपको, क्योंकि आपको भी मालूम है, इन्वेस्टर को भी मालूम है कि अभी है रनवे ऑफ ग्रोथ है, वो कंपनी ग्रो करेंगी वो 12-15% ग्रोथ से, तो आपको वो प्रीमियम देना पड़ेगा उन कंपनीज के लिए। तो वहां पर आप में भी तैयार हो वो थोड़ा वैल्यूएशन रिस्क लेने के लिए, जहां पे आपको ग्रोथ कंफर्ट है। बट कुछ सेक्टर्स हैं जहां जो कि एकदम मैच्योर सेक्टर्स हैं, आपको मालूम है कि इनका राइट वैल्यूएशन बैंड क्या होना चाहिए। अब वो जैसे हो सकते हैं कमोडिटी मेटल्स, हो सकते हैं सीमेंट, हो सकता है टू लार्ज एक्सटेंट फाइनेंशियल्स, हो सकता है आईटी, हो सकता है। आपको मालूम है ओवर साइकिल्स की इनका ग्रोथ रेट क्या है। अभी ये 2-3 साल तक कंपनीज में भी अच्छा करेंगी, ग्रो करेंगी, मल्टीपल एक्सपैंड होगा, बट इनका जो ट्रेंड ग्रोथ रेट है वो आपको मालूम है कि इसी ट्रेंड ग्रोथ के प्लस माइनस परसेंटेज कुछ रहेंगे। तो वहाँ पे वैल्यूएशन एंकरिंग रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे आपने ओवर पे कर दिया तो देन योर लॉस ऑफ कैपिटल कैन बी सिग्निफिकेंट। तो इन सब सेक्टर्स के लिए हमारा वैल्यूएशन एंकरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है कि हम चाहते हैं कि कंपनीज हमें 1 स्टैंडर्ड डिविएशन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो ही मिले ओवर लॉन्ग टर्म एवरेज जो है उनका मल्टीपल, या सिग्निफिकेंट डिस्काउंट टू देयर पीयर्स मिले, तो वो सब वैल्यूएशन आर्बिट्राज हमें इनफ मिले। तो वहाँ पे हमारे लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यूएशन में भी बिल्ड इन करना बहुत क्रिटिकल रहता है। मीनाक्षी जी, ये तो बात थी पास्ट की कि आपने एक्सप्लेन किया कि जो वैल्यू स्टाइल था उसने ग्रोथ को आउट परफॉर्म किया। लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी आई थिंक पीक आउट हो चुके हैं, अभी फ़िलहाल तो ऐसा लगता है कि और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, तो अब आगे की बात करें तो कौन सा स्टाइल यहाँ पर बेहतर परफॉर्म कर सकता है? बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक आपको ट्रेंड मालूम था ये इजी था बिल्डिंग करना, इजी था कैच करना। बट अभी क्या है, जैसा मैंने बोला, सिग्निफिकेंट अंडर परफॉर्मेंस हो चुका है कुछ कुछ ग्रोथ कंपनीज का। एंड आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई है कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म जो नंबर है। तो इंटरेस्ट रेट रिमेनिंग हाई अबाउ देयर एवरेज विल फेवर वैल्यू कंपनीज। बट ये जो आपका पीक आउट हो चुका है और यहाँ से आपका ट्रेंड रिवर्सल होगा और आपकी ग्रोथ कंपनीज ने ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर चुकी हैं, तो वहाँ पे आपको कंपनीज मिलेंगी, कुछ अच्छी कंपनीज मिलेंगी जहाँ पे हमारी समझ से वैल्यूएशन बॉटम आउट हो चुका है, और ये जो ट्रेंड रिवर्सल है ऑफ इंटरेस्ट रेट दैट विल ओनली हेल्प दीज काइंड ऑफ कंपनीज टू। जो आपको एग्जांपल दूंगी, जो ये इंटरनेट कंपनीज आई थी, न्यू टेक कंपनीज आई थी, राइट, कोविड के बाद सबका लिस्टिंग हुआ, उन्होंने अपना वर्स्ट टाइम देख लिया है, राइट। उनका क्या हुआ था, अभी आप नंबर निकाल के देखिए, बिटवीन लास्ट 1 ईयर में बहुत सारी कंपनीज बॉटम आउट हो गई, क्योंकि वही हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, पीक ऑफ डिस्ट्रेस हुआ, रोटेशन हुआ। तो ऐसा ही कुछ कुछ दूसरे सेक्टर्स में भी होगा, जहाँ पर हमें ये है कि अभी मार्केट एट पीक ऑफ रोटेशन, अंडर ओनरशिप है। ये जो रिवर्सल है ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड उनकी खुद की जो वैल्यूएशन है वो भी बहुत नीचे आ चुकी है वर्सेस द लॉन्ग टर्म जो वो ग्रोथ डिलीवर कर सकते हैं। एंड जो थोड़ी वैल्यू काइंड ऑफ कंपनीज हैं जिनको हमें पता है कि उनका ट्रेंड ग्रोथ रेट उतना ही होने वाला है, वहाँ पर प्रीमियम बिल्ड इन हो चुका है कि वो लोग ऑलरेडी अपने अबाव मीन मल्टीपल्स पे जा चुके हैं। तो यहाँ पर सेक्टर रोटेशंस और स्टाइल रोटेशंस हो रहे हैं अभी मार्केट में, एंड दिस विल हैपन फॉर अनदर, मेरे हिसाब से 1-2 साल तक वो रोटेशंस रहेंगे और आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी इन दोनों बकेट्स में टू शिफ्ट फ्रॉम वन टू अनदर। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि इंडेक्स के मुकाबले स्टॉक पिकिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वक्त पर, और हम इंडेक्स की बात करें तो शायद उतनी परफॉर्मेंस वहाँ ना दिखाई दे जितनी कि सिलेक्टेड स्टॉक्स में। वो तो लास्ट 1.5 ईयर्स से हमें देखने में आ रहा है, राइट। इंडेक्स को आप देखिए तो इंडेक्स में उतना मूवमेंट नहीं दिखता है, बट अगर आप स्टॉक लेवल मूवमेंट देखिए तो मार्केट बहुत ही वो है। मार्केट में कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो 40% बिलो देयर ऑल टाइम्स हाई हैं, मैं ब्रॉडर स्टॉक्स की बात करूँ, कुछ तो और भी ज़्यादा नीचे होंगे, और कुछ जो स्टॉक्स हैं वो रोज़ ऑल टाइम हाइज बना रहे हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी
एंड दिस मार्केट एग्जिस्ट करेगी, तो इसमें दिस मार्केट इज अ स्टॉक पिकर मार्केट वेयर जहाँ पे क्लियर एक्टिव फंड्स विल हाँ एक्टिव फंड स्कोर ओवर पैसिव हाँ फंड्स. आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू रिमेन एक्टिव, क्योंकि Okay. वो कोरिलेशंस नहीं है उतना कि हर ही स्टॉक आपका उतना ही हुआ है, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है वो कॉल लेना, वो रोटेट करना अपना पोर्टफोलियो. बट अभी हमें बहुत डिविएशंस दिखता है रिटर्न्स में, पोटेंशियल रिटर्न्स ऑफ स्टॉक्स में, कि आप चर्न कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को. Okay. अच्छा, मुझे पर्सनली मैं बात कर रहा हूँ, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी काफ़ी पसंद है. वजह यही है कि आपको खुद रीबैलेंसिंग नहीं करनी होती, फंड मैनेजर आपके लिए काम कर देते हैं. समय के अनुसार, जैसे हम बात कर रहे थे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम ज़्यादा हो सकता है. तो एज अ फंड मैनेजर आपके लिए चैलेंजिंग भी हो सकता है और एक अपॉर्चुनिटी भी है कि यहाँ पर अल्फा जनरेट करने के लिए आप किसी भी मार्केट कैप में एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं. हमने इसमें बात भी की पहले भी, पर मैं दोबारा से इसको जानना चाह रहा हूँ आपसे. तो क्या आपको भी फ्लेक्सी कैप फंड्स को मैनेज करना पसंद है? देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा आपने बोला इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, क्योंकि इसमें आप अपने हिसाब से वो रिस्क ले सकते हैं और अपने हिसाब से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. करेक्ट. वो मैं वही पॉइंट आपको वापस बोलूँगी कि इस फंड की खासियत क्या है कि ये आपके लिए हमेशा रेलेवेंट रहेगा. मार्केट में साइकिल्स आएंगी, लार्ज कैप की साइकिल आएगी, मिड कैप की साइकिल आएगी, स्मॉल कैप की आएगी, जब एक मार्केट कैप आउट परफॉर्म करता है दूसरे मार्केट कैप को, तो वो इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल है, राइट. हम तो हमेशा वो काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए वी आर लिटिल क्लोजर कि वो हम डिसीजन ले सकें, पर इन्वेस्टर के लिए वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है. तो इट इज़ बेटर लेफ्ट टू द फंड्स कि आप मैनेज करें और उसको शिफ्ट करें. ये तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. जो दूसरी चीज़ मैंने आपको जो मेरे को बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है इस फंड के लिए, कि आपका मार्केट कैप एंकरिंग नहीं होने की वजह से आपके पोर्टफोलियो की क्वालिटी बेटर हो जाती है. अगर आप किसी स्मॉल कैप फंड मैनेजर को बोलिए कि आप 30% फाइनेंशियल्स ले लीजिए अपने फंड में, वो नहीं ले सकते, क्योंकि क्वालिटी ही नहीं है उतना स्मॉल कैप फाइनेंशियल्स में कि आप इतना सब वेट ले सकें. अगर आपको लग रहा है साइकिल बहुत अच्छी भी होगी फाइनेंशियल्स के लिए, कि लार्ज बैंक्स बहुत अच्छा भी करेंगे, आपको मालूम है जो उन्होंने किया पोस्ट कोविड, आप वो स्मॉल कैप या मिड कैप फंड्स में आपकी कैपेबिलिटी नहीं रहती वो करने के लिए, क्योंकि आपके पास एंकरिंग वैसा है. यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर इस वाले सेक्टर में ये लार्ज कैप बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं कॉन्स्टेंट नहीं हूँ कि अरे मैं लार्ज कैप नहीं ले सकती हूँ, या मेरा स्मॉल कैप का इतना वेट होना चाहिए, या मेरा मिड कैप का इतना वेट होना ही चाहिए. तो डिपेंडिंग अपॉन मार्केट अपॉर्चुनिटीज दैट आर कमिंग योर वे, आप वो ईजिली अपने फंड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वर्सेस सम अदर फंड्स जहाँ पे ये चैलेंजेस रहते हैं. तो एक बात तो तय है कि फ्लेक्सी कैप फंड में और आपके निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में भी इन्वेस्टर के लिए भी और फंड मैनेजर के लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. करेक्ट. और अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जो कि हमेशा रहेंगी आपके लिए. ऐसा नहीं है कि आप कॉन्स्ट्रेंट हैं कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकते. मीनाक्षी जी, अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को आपकी तरफ से कोई एडवाइस देनी हो तो क्या होगी? वेल्थ मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, वो एडवाइस जो है वो तो ओवर ईयर्स कंसिस्टेंट है, वो एडवाइस में कोई चेंज नहीं होगा. आई थिंक आपका वो जो एसेट एलोकेशन है उसको मेंटेन करना फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर बहुत बहुत क्रिटिकल है. डोंट चेज नियर टर्म रिटर्न्स. वो बहुत बड़ा मिस्टेक होता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर का, कि किसी एसेट क्लास ने अच्छा किया तो उसके लिए रिस्क एपेटाइट बढ़ता ही चला जाता है, कि आप बहुत इजीली वो डिसीजंस ले लेते हैं कि अगर अभी स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा किया है तो चलिए हम स्मॉल कैप में अपना एलोकेशन बढ़ा देते हैं, अब 20-30-40% आपका स्मॉल कैप एलोकेशन हो गया. वो सब गलतियां ओवर साइकिल्स नहीं करनी चाहिए. आपका अपना जो एसेट एलोकेशन है, जो आपका फाइनेंशियल्स गोल है, उसके हिसाब से आपको एसेट बिल्ड करना चाहिए एंड उस पर स्टिक करना चाहिए. रीसेंट परफॉर्मेंस को तो बिल्कुल भी कभी भी चेज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में एक चीज़ रहेगी हमेशा, कोई चीज़ नहीं रहे या नहीं रहे, जो कि है रिवर्जन टू मीन. तो हर चीज़ मीन पे रिवर्ट होती है, हर चीज़ रोटेट होती है, मार्केट साइकिल्स
रेलेवेंट है और हमेशा मार्केट साइकिल्स रहेंगी। तो आपको वो डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टिंग जो कि हमने देखा है ओवर लास्ट 4-5 ईयर्स बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। तो पहले क्या था, हम लोग देखते थे अपने फ्लोज में भी, फंड्स में भी, कि जब मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस आता था या स्टॉक्स अच्छा नहीं करते थे तो वी वुड सी दोज प्रेशर्स कि रिडेम्पशन प्रेशर्स आ रहा है या आपका फ्लो नहीं आ रहा है। बट इस साइकिल में वो अच्छी चीज़ रही है कि इन्वेस्टर डिसिप्लिन रहा है। एंड वो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड शुड बिकम इवन स्ट्रॉन्गर। और दूसरी चीज़ जो आई थिंक इन्वेस्टर्स को मैं बोलना चाहूँगी कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास अभी भी हम बहुत पीछे हैं वर्सेस डेवलप्ड मार्केट की। आप कोई भी बेंचमार्क ले लीजिए, अभी भी लोगों को लगता है कि ये बहुत वॉलेटाइल एसेट क्लास है। लॉट ऑफ पीपल स्टे अभी भी इस इन्वेस्टमेंट से दूर है। बट इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जहाँ पे आपको ओवर अ लॉन्गर टर्म इस एसेट क्लास में कैपेबिलिटी रहता है कि आपको हमेशा वो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दे, बिकॉज इंडिया ग्रोथ मार्केट है। अगर आपको इंडिया में वो ग्रोथ मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, किसी छोटे इन्वेस्टर को सिर्फ एक ही ये ज़रिया है जिससे आप इंडिया ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आपका इक्विटी एलोकेशन बहुत कम है तो आपको वो रीबैलेंस करना चाहिए। हिस्टोरिकली हमारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आर मोर बहुत अलाइन रहते हैं हार्ड एसेट्स के लिए, रियल एसेट के लिए, जैसे वो गोल्ड हो गया या रियल एस्टेट हो गया। आई थिंक हमने वो देखा है लास्ट 5-7 साइकिल में भी हमने देखा है, जैसे इस एसेट क्लास का बहुत बड़ा रेलेवेंट है आपकी एसेट एलोकेशन में। तो वो आपको डिसिप्लिन की तरह रखना है। और अभी भी हम अंडर इंडेक्स्ड हैं इस एसेट क्लास में, तो वो आपको रिकैलिब्रेट करके थोड़ा ऊपर लाना पड़ेगा। तो इक्विटी एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट जरूरी है। करेक्ट। मीनाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला हमारे लिए और बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को इससे बहुत फायदा मिलेगा। धन्यवाद आपके दर्शकों को भी जो इस शो का मुझे पार्ट बनाया। थैंक यू। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपके बहुत काम आएगी। और आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।